अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा एक चैप्टर मुकम्मल हो गया था और उस चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स था। इसी तरीके से आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये भी। इसको हल्का मत लेना भाई। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप होने वाली हैं, जैसे आपके पहले चैप्टर में से हुई, सॉरी यानी थर्मोडायनेमिक्स हुई थी, जो कि आपके एंड का चैप्टर था। आज का चैप्टर क्या कहता है, उसकी क्या हमें सुननी है क्या नहीं सुननी, तो वो हम देखने जा रहे हैं। कहता ये है स्टोइचियोमेट्री कि ये दो कॉम्बिनेशन का वर्ड है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्री कहता क्या है। हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव का मतलब जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पे हमें क्वांटिटी मालूम करनी होती है, कि वजन करना होता है कि कौन सा कितना है, ताकि हम उसको एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट रिएक्शंस कर सकें। क्वांटिटेटिव मालूम कर रहे हैं। क्वांटिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे बिटवीन, किसके दरमियान। एक तो हो गया रिएक्टेंट, दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट। इनके दरमियान हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स मालूम कर रहे होते हैं। इनकी रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं, कब क्या होगा, हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, लॉस करेंगे तो क्या होगा। हम यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को केस स्टडी कर रहे होते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लें। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसी के अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है इस दौरान। सबसे पहले क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मोल, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान जो सबसे पहले बात आती है वो होती है मोल्स की। मोल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मोल्स क्या कहता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड, बस एक बाद में बात अपनी कंप्लीट कर दूँ मोल्स की, वो आपने रट्टा लगाने वाली चीज़ हो गई। सही है, वो एक रट्टा डेफिनेशन है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है, मोल्स किसने निकाला निकाला था। अब मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। एक मोल के अंदर यानी एक मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। मैंने बोला कोई भी एटॉमिक मास, मैंने इस पर बात तो खेली ही नहीं, ठीक है। विच कॉन्टेन, अगर वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10, 23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर सिर्फ पार्टिकल होने चाहिए तो वो मोल कहलाता है। मोल का मतलब ये होता है कि एक मोल के अंदर, यानी एक मोल का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ पार्टिकल होने चाहिए। और वो क्या होगा, मोल्स होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं। अब ये है 1.6.02 पार्टिकल्स क्या है भाई, इसको भी अभी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। ये कहता है कि जो आपके 6.02 हैं, इनकी जो मीनिंग्स आती हैं कि ये जो है ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। इसे हम ए वी, एवोगाड्रो की स्पेलिंग देख लेना, मैं गलत लिखूंगा मुझे मालूम है। सॉरी साइंसदान, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी स्पेलिंग भी बड़ी खतरनाक थी। एवोगाड्रो नंबर है भाई। अब ये एवोगाड्रो नंबर क्या कहते हैं कि 6.02 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो इन एनी मोल, इन एनी मोल कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, के इस मॉलिक्यूल के अंदर भी 6.02 पार्टिकल्स को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। दो डेफिनेशन आपकी यहाँ भी हाथों हाथ मैंने क्लियर कर दी, वन वर्ड जो था। अब इसके पीछे हिस्ट्री किया है। एक और चीज़ पहले समझा दूँ हिस्ट्री जाने से पहले, कि एक और बात वरना मेरे दिमाग से निकल जाएगी, फिर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है इसकी भाई, इसको हल्का मत लेना। मिसाल के तौर पर ये H2 है, ठीक है। H2 है। अब यहाँ पे मैंने वन लिखूँ या ना लिखूँ तो आपको ज़ाहिर हो गया, अगर मैं ना लिखूंगा तो भी मैथ के रूल के मुताबिक क्या होता है कि तो भी वन ज़ाहिर हो रहा था कि अगर वन यहाँ ना लिखा मैंने तो एक मोल के अंदर वन मैंने लिखा है, यानी ये वन, यानी यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ये शो करता है मोल्स को, ठीक है। ये किसको शो करता है बच्चों, मोल्स को। अब इस मोल के अंदर लाजमी है कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल का मतलब होता है कि वन मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, ये एवोगाड्रो नंबर होना लाजमी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर टू होता, मैं बोल दूँ 2H2, तो अब ये कितने हो गए, ये आपके पास 2 मोल्स हो गए, ठीक है। यानी 2 मोल्स का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है। एक और बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यानी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इस 2 मॉलिक्यूल के अंदर इतने पार्टिकल्स होना लाजमी है। यानी अब मैं इस 2 को
इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1023, ठीक हो गया। इसी तरीके से 3 हो, मिसाल के तौर पे एक और मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास ओ है, 2 है, ये 1 है, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। यानी इस 4 के अंदर यहाँ पे अब मुझे ये बात बात चलती है कि 4 मोल्स हैं, यानी 4 मोल्स से जाहिर होता है कि ये 4 मॉलिक्यूल हैं भाई। इन 4 मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 6.02 होना चाहिए। तो यानी मैं 4 को 6.02 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितने बनते हैं वो आपने रिजल्ट देख लेना है, वेरी सिंपल। ये था हमारे पास मोल्स। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है इसको भी जान लेते हैं, ये कैसे जादू हुआ। एवोगाड्स साइंसदान थे। एवोगाड्स नंबर क्या है, वो जो एवोगाड्स जो आपकी बुक का है वो एक साइंसदान था, उसने नाम एवोगाड नंबर 1 इंट्रोड्यूस करवाया, यानी उसी ने जो है मोल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। एवोगाड्स साहब ने जो है एक साइंसदान थे, सही है, साइंसदान थे, वो जो है कुछ बातें कर रहे थे, सही है, वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर बातें कर रहे थे कि ना इसके अंदर कितना होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। अब इस एवोगाड्स नंबर ने, सही है, और ना साइंस की एक रूल है, साइंस का एक रूल है कि अगर जो चीज़ भी अगर आपने यूं कह लें कि अगर एवोगाड्स जो है ऐसा इसने किया कि साइंस के मुताबिक उसने किया कि अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ करें, ठीक है, और अगर वो प्रूफ ना हो सके तो उसको साइंस में क्या होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा। साइंस का एक रूल है कि अगर आप उसे प्रूफ कर सकते हो तो उसको प्रूफ करके दिखाओ, वरना अगर वो प्रूफ आप नहीं कर सकते उसको मानना पड़ेगा हर हाल में। तो एवोगाड्स ने भी ऐसा ही किया भाई। वो बातें कर रहे थे, उसने बोला एवोगाड्स को, एवोगाड्स ने कुछ बातें कर रहे थे, एवोगाड्स बस कुछ हट गई थी एक तरीके से, कुछ साइंसदानों ने उसकी हटाई थी। तो एवोगाड्स गया लैब के अंदर, ठीक है, उसने, वो गया लैब में और वापसी आ गया। अब उसने कहा कि मैंने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट के अंदर की है, मैंने एक चीज़ प्रूफ की है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर 6.02 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सही है, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी एक H2 के अंदर 6.02 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ऐसे अगर दो H2 होंगे तो 6.02 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो एवोगाड्स ने ये आके कह दिया। अब मैंने बोला साइंस का क्या रूल है कि जो है अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हो प्रूफ करके दिखाओ, अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर जो कह दिए साइंस के अंदर, कोई भी साइंटिस्ट कह रहा है आपने उसकी बात पे मानना पड़ेगा, साइंस की बात पे, साइंटिस्ट की बात पे यानी। तो साइंस ने बोला तुमने इसे कैसे कैलकुलेट कर लिया भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे तुम्हें मालूम है कि 6.02 पार्टिकल्स हो सकते हैं। यानी इसने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, 6.02 बात क्या है, कैलकुलेट का मसला नहीं है। आप जैसे एटम को देख सकते हो, एटम से एक टाइनी पार्टिकल है, आपको ये भी मालूम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो ना, पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है, और प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है। आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में देख रहे हो भाई, ऐसा ही हुआ, सही है। तो साइंस तो उस एवोगाड्रो साहब ने बोला कि मैंने 6.02 पार्टिकल कैलकुलेट कर लिए हैं, एक मॉलिक्यूल 6.02 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब इसने जो अमाउंट दी है ना, एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दी है, यानी 10 के बाद आप ये देखो कितने जीरो आ रहे हैं, 23 जीरो आ रहे हैं, यानी 22 23 जीरो आ रहे हैं। तो इसने इतने बड़ी अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर ली, सवाल ये उठता है भाई साइंस का कि कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया। उसे बोले नहीं बस मैंने कर लिया, वो बोले कैसे किया, वो बोले नहीं मैंने बस कर लिया। अब लैब के अंदर दूसरे साइंस गए, उन्होंने कोशिश की कैलकुलेट करने की कि हम भी इतनी बड़ी अमाउंट कैलकुलेट कर लें, नहीं कर सके, वो नाकाम हो गए। तो एवोगाड्रो साहब की जो बात थी अब उनको माननी पड़ी, और इस तरीके से एवोगाड्रो साहब जो है छप गए केमिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने बस क्या किया, एक वैल्यू बता दी खुद से 6.02। अब उन्होंने भी पता नहीं मेरे साथ तो नहीं की होगी, जाहिर है जब दूसरा साइंसदान नहीं कर सके तो उसका मतलब यही है कि एवोगाड्रो साहब ने भी इसको कैलकुलेट नहीं किया। उसने बस आके लैब में गया, वापसी आया, चल के गया, चल के आया, कोई मेहनत नहीं की उसने, बस एक आके बात बोल दी 6.02 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। हवाई बात इसने कह दी। लैब के अंदर साइंसदान गए, कैलकुलेट करने की कोशिश की, नाकाम हो गए। एवोगाड्रो साहब को मालूम था कि ये कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, सही है, क्योंकि मालूम था कि एक मॉलिक्यूल में इतनी बड़ी तादाद मौजूद होती है कि एक तादाद होती नहीं है, सही है ना। अब अगर एक तादाद होती है तो एवोगाड्रो साहब फंस सकते हैं, लेकिन एवोगाड्रो ने एक ऐसा नंबर दे दिया 6.02 कि वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उनको भी मालूम नहीं होगा है भी या नहीं, ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने अमाउंट ही ऐसी बता दी, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट थी, और साइंस को आज वो मानना पड़ रहा है। और आप केमिस्ट्री के अंदर एवोगाड्रो नंबर यानी मोल्स को पढ़ रहे हो, और मोल्स का कौन सा वो सिग्नल से आया, एवोगाड्रो साहब ने बस चलते मिलते एक बात बोल दी थी कि उसकी हटी थी किसी बात पे, साइंस ने उसकी हटाई थी,
और वो तुम लोग ही हटा रहा है और कुछ भी नहीं है। मोल इस तरह से वर्ड जो मोल है उसे इजाद हुआ और उसके पीछे कोई भी हिस्ट्री नहीं। बची छोटी सी एक हिस्ट्री जो मैंने आपको बताना चाहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। मोल कैसे आया, एवोगाड्रो नंबर कैसे निकला, आज तक कोई भी इसे कैलकुलेट नहीं कर सका। एवोगाड्रो ने साहब ने भी, मैं लगा खुद ने तो किया नहीं था, उसने बस एक बात बोल दी, उस पर आज सब मान रहे हैं, बस कह रहे हैं। अब वो है सच नहीं है किसी को नहीं पता। एवोगाड्रो साहब कह रहे हैं और हम मान रहे हैं, वैसे तो कोई और बात तो मानते नहीं है। एवोगाड्रो साहब की ऐसी बात मान रहे हैं जो कि उसने हवाई बात की हुई है। तो ये लॉजिक्स हैं भाई एवोगाड्रो साहब के, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, सही है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में भी। हमारा पूरा एक चैप्टर है एटॉमिक से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी साइंसदानों की पूछे बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है कि इन्होंने कैसे निकाला। ऐसे ही इन्होंने ऐसी बातें वहाँ पे भी हम करते हुए आपको देखेंगे कि हमें रेडियो एक्टिव जब हम पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव्स होते हैं, रेडिएशंस जो कर रहे होते हैं, वो कैसे ईजाद हुए, वो कैसे आए, उनके पीछे क्या हिस्ट्री थी, ये सारी हमें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए और बहुत ही मज़ेदार हिस्ट्री है। आप बस पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को, और एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ना लगे कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी ना हो। जैसे हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अब एक होता है गिवन मास के, हमें इतना मास है और उसको आपने डिवाइड करा देना है मिसाल के तौर पे। इससे आगे आपके बाकायदा वो आएंगे, आपसे कहा जाता है कि आप निकालें नंबर ऑफ मोल्स, सही है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या बनेगा, ये नंबर आ गए और मोल्स हैं आपके पास। और कहा जा रहा है अब आपने क्या करना है, आपको एक गिवन मास दे दिया जाएगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है, उससे आपका निकल जाएगा। एक होगा गिवन मास जो आपको दिया गया होगा, सही है, कि हमारे सपोज करें 22 ग्राम ऑफ mg मौजूद है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि mg का मास कितना होता है, ठीक है। उससे आपने क्या करना होता है, 22 रखा है यहाँ पे, जो भी मॉलिक्यूलर मास है mg का आपने वहाँ यहाँ पे रखना होता है, उस तरीके आपका आंसर आ जाता है। ये ये हो गया सिंपल वे में। या आपके पास कह दिया जाता है NaOH है हमारे पास इस दौरानिया में, NaOH हमारे पास 23, ठीक है। तो आपको Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, आपने बस इनको कैलकुलेट करना होता है मॉलिक्यूलर मास को। और टोटल मॉलिक्यूलर मास कब होगा, मोलर मास कब होगा भाई। या फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ मॉलिक्यूल भी लिख देता हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गया, या फिर आपके पास कंपाउंड हो गया। ये चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपको मालूम होनी चाहिए, इनके बारे में इतलात होनी चाहिए। ये कंपाउंड हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, मोलर मास हमारे पास क्या है, और एक मॉलिक्यूलर मास, सही है। अब क्या कहा मैंने, ये तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या बोलते हैं, सॉरी, NOH को हम देख रहे थे। NOH क्या हो गया होगा, मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने इसका, ठीक है। गिवन मास आपको होगा, मॉलिक्यूलर मास निकाला, कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल वे में। इस तरीके से किया जाता है मोलर मास। अब आगे चलते हैं, और वो कहता है कि आपके पास आ जाता है एक और चीज़, वो होती है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, ठीक है।
ये मोलर वॉल्यूम क्या कहती है भाई? अब ये मोलर वॉल्यूम क्या कहती है भाई? सिंपल वे में ये कहती है कि आपके पास मोलर वॉल्यूम क्या होगा कि जैसे मैंने बोला मास होता है ना, वैसे वॉल्यूम होगा किसी का भी। ये आपका वॉल्यूम बस सेम चीज़ होगी, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। ये क्या बन गया आपके पास? मोलर वॉल्यूम बन गया। इसे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो होता नहीं है, सही है। एक बात ये पता चल गई। एक होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। सही। तो एक होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है? इसी का अगला पार्ट है। सिंपल है। इतनी मुश्किल चीज़ें तो होंगी नहीं, आपको लग भी नहीं रहा होगा। एक होता है, मैंने बोला स्टैंडर्ड वॉल्यूम। थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, एक मिनट में यहाँ से व्यू में जाऊँ, और इसे हो रहा था माइनस करते हैं। एक हो गया, इसे नीचे करा और वापसी व्यू में आए। फुल पेज है, थोड़ा सा प्लस करा, माइनस। ठीक है, नज़र आ रहा होगा उम्मीद है आपको। स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमारे पास होता है, जो एक स्टैंडर्ड होता है 22.4। मालूम होगा बचपन से मैथ में भी हर जगह पर। इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारे पास। सही है। अब ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने बोला एक होता है आपका स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ बता, एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है। अब मैं ये आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, ये होती हैं टोटली कहाँ पे? ये कहलाती हैं कि ये जो मैंने 22.4 बोला आपको, यहाँ पे ये होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो हमारी वैल्यू STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर भी अलग होगा। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि कोल्ड टेम्परेचर अलग हो, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन अभी कौन सी बात कर रहे हैं हम, किस कंडीशन पे हैं? हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ना लिखो, यहाँ रूम टेम्परेचर प्रेशर लिखा होता तो फिर जाहिर सी बात 22.4 नहीं होता, कोई और वैल्यू होती है। वो जैसे जैसे मांगे जाएंगे तो आपको याद कराता जाऊँगा वैल्यूज़। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं ज़्यादा एक साथ बड़ा नहीं डाल रहा, मैं छोटी छोटी बातें बताता जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहे साथ में। अब स्टैंडर्ड प्रेशर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 1 atm भी हो सकता है, 1 atm भी आपने लिखना है। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में 1 atm है भाई, हमने एक प्रेशर की वैल्यू पढ़ी थी जिसका नाम था 101.325। ये आपने वैल्यू पढ़ी होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास कोई और कंडीशन पे, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं था। ठीक है, वहाँ पे एक अलग कंडीशन थी, तो अभी वहाँ पे मैंने वाली वैल्यू। लेकिन 1 atm भी होता है, इससे आप आगे जाके बड़ा 40.7 पाए होगा। तो अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज होती हैं, इससे अलग अलग वॉल्यूम की भी होती है। लेकिन मैं आप पे एक साथ बटन नहीं डाल रहा, मैंने तभी अभी वो वाली वैल्यू को ज़्यादा छेड़ा नहीं है। जैसे आगे जाएंगे तो उस वैल्यू को मैं छेड़ूंगा साइड से पहले। लेकिन ऐसा ऐसा धीरे से चलेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ताकि आपको हर चीज़ जो है साथ में याद होती रहे, ऐसा ना हो कुछ याद ना रहे। ठीक है। एक और टेम्परेचर क्या होता है मेरे भाई? टेम्परेचर आपका लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जो आपका टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड पे होता है 273 सेल्सियस, केल्विन में, सॉरी केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में अलग होगा, फ़ारेनहाइट में अलग होगा। तो मैंने अभी किस पे लिखा है? केल्विन में लिखवाया है। केल्विन के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम जो है केल्विन में नाप रहे होते हैं। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ना लिखा होता
कोई और कंडीशन होती तो सेल्सियस में अलग होता, लेकिन आपको सेल्सियस में मालूम होना चाहिए। तो सेल्सियस में निकालने का क्या तरीका है, आपने बस एक वैल्यू याद रखनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने 273 टेम्परेचर की याद कर ली केल्विन में, अब आप इससे फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो, सेल्सियस भी निकाल सकते हो, वेरी इजी हो जाएगा। लेकिन कोई एक वैल्यू याद होनी चाहिए, या तो आप केल्विन में याद रख लो, फ़ारेनहाइट में याद रख लो, या सेल्सियस की कोई एक वैल्यू याद रख लो। इन तीन में कोई एक याद रख लो, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आपको जो है निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ केल्विन की 273 याद कर लो, बाकी आपकी केल्विन हो जाए वो सेल्सियस में हो, कोई भी आप वैल्यू आराम से निकाल लोगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं इसको जूम इन करता हूँ आपके लिए वापसी से, सही है। अब आप ये देख लें आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बेसिक्स के अंदर हमने मोल्स को अच्छे से पढ़ा। मोल्स की हमने जो है इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। मोरल वॉल्यूम, इससे हमारी चीज़ें क्लियर हुई। मोरल मास क्लियर हुए, साथ में हमारे जो लास्ट लेक्चर था, सॉरी लास्ट चीज़ें थी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम किए हमने। और इस तरीके से हमारा बेसिक का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ, और अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।